पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासनकाल इतिहास में फिजूल खर्च और अयोग्य शासक के रूप में दर्ज है। बतौर पेशवा वह एक खराब शासक था। वह अपने सामंतों को नीचा दिखाकर खुश होता था, बेवजह के कारणों को बताकर उनकी संपत्तियां हड़प लेता था और उनकी महिलाओं पर आधिपत्य जमा लेता था। उस जमाने में सामाजिक रीति रिवाज सख्त और संकीर्ण थे। जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। छोटी जातियों के लोग जैसे महार, चमार, भंगी, भेड़क यथाकथित उच्च जातियों के लोगों के साथ सड़क पर भी बराबरी से नहीं चल सकते थे। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय कुल जनसंख्या का 5% था। इस समुदाय ने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाकर उन सरकारी सेवाओं में स्थान प्राप्त कर लिया था जो भारतीयों के लिए खुले थे और शासकीय निर्णयों को अपने हित में प्रभावित करने लगे थे। हालांकि अंग्रेज जातिवाद का विरोध करते थे, लेकिन वे कोई ज़बरदस्त बदलाव का प्रयास नहीं करना चाहते थे जिससे उनकी सत्ता पर कोई खतरा बने, खासकर 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में क्षितिज पर बदलाव के बादल दिखने लगे थे। पश्चिमी शिक्षा विस्तार पा रही थी, जिससे सभी मनुष्यों में समानता, मानवीय स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता जैसे विचारों से भारतीय विद्यार्थी परिचित हो रहे थे। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों, संचार के साधन और रेल जैसी सुविधाओं का विकास हो रहा था। शहरी क्षेत्रों के लोग ने नई जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया था और वह ग्रामीणों की तुलना में कम परंपरावादी होने लगे थे। 1882 में गवर्नर जनरल रिपन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ग्लेडस्टोन को लिखा, हर वह व्यक्ति जो समय के संकेतों को भांप सकता है, उदारवादी होने के बाद भी इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि हम बदलाव के युग में प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षा का प्रसार, प्रेस की आज़ादी का मौजूदा बढ़ता प्रभाव, विचारवान प्रशासन के लिए कानून का उपयोग, रेलवे की प्रगति, टेलीग्राफ, यूरोप के साथ आसान संचार और यूरोपियन विचारों के आगमन ने लोगों के विचारों में पर्याप्त बदलाव आया है। नए विचार अपनी जड़ें जमा रहे हैं, नई आकांक्षाएं विस्तार पा रही हैं, लोक विचार मजबूत होकर बढ़ रहे हैं और आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी है जो हर बरस तेजी से ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग भी देश में चल रहे सामाजिक परिवर्तन के दौर से प्रभावित हुए, जिसका नेतृत्व समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती आदि द्वारा किया गया था। सावित्रीबाई फुले इसी दौर में पैदा हुई, पली और बड़ी हुई। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नए गांव में खाड़ूजी निवासा के घर हुआ। सावित्री बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। वह हर नई बात सीखना चाहती थी। सावित्री बहुत हिम्मती भी थी। शादी के समय सावित्री 9 वर्ष की थी और ज्योतिराव 13 वर्ष के थे। शादी के बाद सावित्रीबाई पुणे आ गई। ज्योतिराव ने एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। उनकी शिक्षा में उनकी चचेरी बहन शगुनाबाई, जो बाल विधवा थी, की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ज्योतिराव थॉमस पाइने के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे महिलाओं की शिक्षा के लिए उपलब्ध कम अवसरों को लेकर बहुत चिंतित थे। उनका कहना है, मेरा विश्वास सबकी समानता में है। हमारा प्रयास सबको सुखी बनाने का होना चाहिए। यह विश्व मेरा देश है और सभी मनुष्य मेरे भाई बहन हैं और अच्छे काम करना ही मेरा धर्म है। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर सावित्रीबाई शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अहमदनगर स्थित श्रीमती फरार के संस्थान और पुणे के नारमन स्कूल गई। 1848 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने पुणे के भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। सावित्रीबाई उसकी प्रधानाध्यापिका बन गई। समाज सुधारक असमान शेख की बहन फातिमा शेख ने स्वेच्छा से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल में सभी जातियों की लड़कियां एक साथ पढ़ाई करती थी। महिलाओं को शिक्षा देना उस समय स्वच्छंदता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए बहुत से लोगों ने फूले दंपत्ति के इस प्रयास का विरोध किया। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती, लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते। सावित्रीबाई को स्वयं पर और अपने काम पर अटल विश्वास था। रोज रोज मिलने वाली धमकियां और सामाजिक विरोध भी उन्हें उनके संकल्प से नहीं डिगा पाए।
तिलक जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति ने भी उस समय महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया था। अपना विरोध बताने के लिए लोगों ने ज्योतिराव के पिता गोविंदराव से भी बात की। उन्होंने गोविंदराव पर दबाव बनाया कि वह फुले दंपत्ति को अपना काम बंद करने के लिए कहें, नहीं तो उन्हें अपने घर से निकाल दें। अपने सिद्धांत पर अटल और अडिग ज्योतिराव ने सावित्रीबाई के साथ पिता का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। फूले दंपत्ति का शिक्षा का प्रयोग गति पकड़ रहा था। स्कूल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शिक्षकों को कम वेतन पर रखना बाध्य था, जिसके कारण जैसे ही उन्हें अच्छे वेतन का कोई अवसर मिलता था वे वहां से काम छोड़ देते थे। स्कूल की प्रधानाध्यापिका सावित्रीबाई अकेली स्वयंसेवी थी, जो बिना वेतन की चिंता किए महिलाओं की शिक्षा के उद्देश्य में संकल्प के साथ जुटी हुई थी। ज्योतिराव के स्कूल में लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे लड़कों की संख्या से 10 गुना थी। इसका कारण उस समय में पढ़ने की पद्धति लड़कों के स्कूल से कई गुना बेहतर थी। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो ज्योतिराव के स्कूल की लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से बेहतर साबित होंगी और अगली परीक्षाओं के परिणाम में लड़कों से आगे निकल जाएंगी। यदि शिक्षकीय शिक्षा बोर्ड इस स्थिति में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं तो इन लड़कियों की उपलब्धि को देखकर लड़कों को शर्मसार होना पड़ेगा। यह एक प्रकाशित रिपोर्ट में लिखा गया था। 1852 में शिक्षा विभाग ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई को सम्मानित किया। उसके बाद फूले दंपत्ति ने पुणे में कई स्कूल खोले। उन्होंने बाहर से पढ़ने आने वाले बच्चों के लिए पुणे में एक छात्रावास भी खोला। उस समय को याद करते हुए वहां रहने वाले एक छात्र लक्ष्मण कारड़ी जाया ने लिखा, मैंने सावित्रीबाई जैसी दयालु और ममतामयी स्त्री कभी नहीं देखी। वह हमें इतना प्यार करती थी जितना कोई माँ भी नहीं कर सकती। एक और छात्र महादू सहादू वाघले ने लिखा, सावित्रीबाई बहुत कृपालु और दयालु स्त्री थी। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करती थी। वह सबके भोजन का ध्यान रखती थी और घर आए व्यक्ति को भोजन कराती थी। वह गरीब स्त्रियों को अपनी साड़ियाँ दे देती थी ताकि उनका शरीर ढका रहे। उनकी इस उदारता की वजह से उनका खर्च भी बढ़ता गया। उनका काम शिक्षा से कहीं आगे निकल गया था। काशीबाई को काला पानी अंडमान की एक जेल की सजा हुई। इस घटना से व्यथित होकर सावित्रीबाई ने गर्भवती विधवाओं के लिए अपने घर में ही एक आश्रय गृह खोल दिया। सावित्रीबाई शोषित विधवाओं की देखभाल करती और प्रसव में उनकी मदद करती थी। फूले दंपत्ति ने अपने घर में ही वयस्क साक्षरता केंद्र शुरू किया। ज्योतिराव ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शूद्र और गैर शूद्रों को ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों से मुक्त दिलाना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और धार्मिक मानसिक दास्ता से मुक्ति दिलाना था। समाज की घोषणा थी, सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी मध्यस्थ या पुजारी की ज़रूरत नहीं है। सावित्री संस्थान की सक्रिय सदस्य थी। सावित्रीबाई ने सत्यशोधन विवाह की शुरुआत की, जो बिना किसी पुजारी के होता था। परंपरागत रूप से मंत्रों का पाठ ब्राह्मण पुजारी किया करता था और वर वधू उसे दोहराते थे, पर सत्यशोधन विवाह में वर वधू को महिलाओं को शिक्षा और समानता देने की शपथ लेनी होती थी। सत्यशोधन का पहला विवाह सावित्रीबाई की मित्र बाजूबाई ज्ञानोबा निम्बाकर की बेटी राधा और स्वयंसेवी सीताराम जाबाजी आलहत का था। 1877 में महाराष्ट्र में भयावह सूखा पड़ा। सावित्रीबाई ने इस सूखे की स्थिति के बारे में बताते हुए ज्योतिराव को एक पत्र लिखा। परम आदरणीय ज्योतिबा, सावित्री का प्रणाम। 1876 भी गुजर गया, पर सूखा जस का तस अपने भयावह रूप में अभी भी है। पशु और मनुष्य भूमि पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। भोजन और चारे का भीषण संकट है। लोग मजबूरी में अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चे और युवा लड़कियां तक बेचकर गांव छोड़ रहे हैं। नदियां, तालाब और सभी जल स्रोत सूख चुके हैं। पीने के लिए पानी नहीं है। पेड़ों पर पत्ते नहीं हैं, वह सूख चुके हैं। जमीन सूख कर चटक रही है। सूरज आग उगल रहा है। लोग भोजन और पानी के लिए रो रो कर दम तोड़ रहे हैं। कुछ लोग जहरीले फल खाकर मर रहे हैं।
लोग प्यास बुझाने के लिए अपना पेशाब पी रहे हैं। हमारे सत्य शोधक स्वयं सेवकों ने लोगों को भोजन और अन्य जीवन रक्षक सामग्री देने के लिए एक कमेटी और राहत दल बनाया है। भाई कौंडज और उनकी पत्नी उमाबाई मेरा ख्याल रखते हैं। ओटूर के शास्त्री गणपति सखारान, दुम्बरे पाटिल और अन्य लोग आपसे मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अच्छा होगा कि आप सतारा से ओटूर आ जाएं और यहाँ से अहमदनगर चले जाएं। आपको आरबी पंत और लक्ष्मण शास्त्री याद होंगे। उन्होंने मेरे साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावितों को कुछ आर्थिक मदद भी दी। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिराव का देहावसान हो गया। ज्योतिराव के देहावसान के बाद सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की कमान संभाली। 1893 में ससवाद में हुए सत्यशोधक सम्मेलन की अध्यक्ष भी वह स्वयं रही। ज्योतिराव को मुखाग्नि भी सावित्रीबाई ने ही दी, जबकि परंपराओं के अनुसार महिलाएं इस रीति में हिस्सा नहीं लेती थी। इसने सभी उपस्थिति को चकित कर दिया। 1896 में महाराष्ट्र में सूखा पड़ा और 1897 में पुणे में भीषण प्लेग फैल गया। सावित्री इन 2 सालों में पूरी तरह राहत के काम में जुटी रही। उन्होंने यशवंत को भी सेना की नौकरी से छुट्टी लेकर पुणे वापस आने को कहा ताकि वह राहत कार्य में उनकी मदद कर सके। यशवंत ने प्लेग प्रभावितों की चिकित्सा के लिए एक अस्पताल खोला। सावित्रीबाई जब प्लेग से प्रभावित एक बच्चे को लेकर अस्पताल जा रही थी, प्लेग ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक हिम्मत से लोगों की सेवा की। 10 मार्च 1897 को उनका देहावसान हो गया। साहूकार इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। सूखे के कारण बहुत बुरी स्थिति बन रही है, दंगे भड़क रहे हैं। यह सब सुनकर कलेक्टर स्थिति संभालने के मकसद से आया था। 50 सत्यशोधक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कलेक्टर ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया था। मैंने उससे पूछा कि बिना किसी गुनाह और प्रमाण के निर्दोष कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने उसे उन्हें तत्काल छोड़ने के लिए भी कहा। कलेक्टर काफ़ी सभ्य और निष्पक्ष आदमी था। मेरी बातचीत के बाद उसे स्थिति समझ में आई और उसने गोरे सिपाहियों को डांट लगाई और पूछा, क्या पाटिल किसानों ने यहाँ डाका डाला है? इन्हें छोड़ दो। उसने लोगों की गंभीर स्थिति देखी और तुरंत ही ज्वार से भरी हुई 4 बैलगाड़ियाँ मदद के तौर पर भेज दी। आपने गरीबों के लोकहित और परोपकार का जो काम शुरू किया है, मैं उसमें अपनी भागीदारी निभाना चाहती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके काम में हमेशा मददगार रहूँगी। मेरी कामना है कि ईश्वर के इस काम में बहुत से लोग आपकी मदद करें। अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपकी सावित्री।